नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर से बड़ी खबर की, जहां तस्करी और हत्या के आरोपी ने जारी किया वीडियो जारी कर खुद को बताया निर्दोष। पेशी पर ले जाते वक्त दशरथ जाट हो गया था फरार। पुलिस ने आरोपी को 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। 18 जून को गुजरात के हालोल में थी पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, गुजरात में भी केस दर्ज है। मैं दशरथ जाट परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के आज ये बात आप सभी पूरी दुनिया के सामने ये कहना चाहता हूँ कि लसुड़िया राठौर में जो हत्या हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं कभी उस गांव में गया, ना ही मैंने उसको हत्या करने वाला घर देखा। मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, पता नहीं क्यों फंसाया है, लेकिन परमपिता परमेश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एक दिन इसका भी न्याय होगा। मातेश्वरी जगदम्बा उनको बताएगी हत्यारों को, और जो हत्यारे वो एक दिन सामने आएंगे और ये पाप का गड़ा फूटेगा। और संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए। नरेंद्र, पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हुआ है और उसने एक वीडियो भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, एक बड़ी घटना पिछली 28 मार्च को पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के लसुड़िया राठौर में हुई थी, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर आरोपी जो है वहां से अफीम लूटकर चले गए थे, जिसमें ये दशरथ जाट नाम का आरोपी भी पुलिस ने बनाया था। और 5 अप्रैल को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और पिछली 18 तारीख को इसको एक अन्य मामले में पेशी के दौरान मंदसौर पुलिस गुजरात के हालोल ले गई थी, जहां से ये हथकड़ी सहित फरार हो गया था। और फरार होने के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि मैं परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं, मैं मृतक महिला के घर कभी गया ही नहीं। इस तरह का एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिसमें पुलिस को वो चैलेंज दे रहा है एक तरह से कि मैं निर्दोष हूं और मुझे झूठा फंसाया गया है। कुल मिलाकर इस बड़े संगीन अपराध में दशरथ जाट मुख्य आरोपी था और वही इस मामले का षड्यंत्रकारी बताया जा रहा था, जिसमें उसने महिला से अफीम का सौदा किया था और अफीम का सौदा नहीं जमने के कारण उसकी हत्या कर दी थी, जैसा कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के समय बताया था। अब उसका वीडियो जारी होने के बाद पुलिस के सामने चुनौती है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करेगा या कोर्ट में करेगा। हालांकि वायरल वीडियो में वो कह रहा कि मैं जल्द ही कोर्ट में सरेंडर कर दूंगा, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जनता के सामने ये वक्तव्य देना जरूरी था। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, जो फरार आरोपी है उसने वीडियो जारी करके खुद को निर्दोष बताया। उसका ये कहना है उसको जबरी इसमें फंसाया जा रहा है। उसका ये भी कहना है कि वो कोर्ट में खुद ही सरेंडर कर देगा। और बात करेंगे जगदलपुर की, जहां आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई है। कल सिलगेर और टेकलगुड़ा के बीच आईईडी ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए थे। आज करनपुर कोबरा बटालियन में शहीद जवानों को सलामी देकर उनके गृह ग्राम रवाना किया गया। दोनों जवान केरल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस मौके पर बस्तर आईजी ने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद का जल्द खात्मा होगा। इलाके में शांति लाने के लिए जवान तैयार हैं। जिला सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती इलाका सिलगेर एवं टेकलगुड़ा के बीच में माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 201 बटालियन का 2 जवान विष्णु एवं शैलेंद्र शहीद हो गए। दोनों शहीदों का आज अंतिम सलामी करनपुर कोबरा 201 बटालियन मुख्यालय में डीजीपी छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ एवं कोबरा के वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा आज उनका अंतिम सलामी दी जाकर दोनों का पार्थिव शरीर उनके गृह राज्य विष्णु का केरला एवं शैलेंद्र का कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए अभी रवाना की जा रही है। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, आज अंतिम सलामी दी जा रही आईडी ब्लास्ट में कल 2 जो जवान शहीद हो गए थे और आज अंतिम विदाई दी जा रही है उनको। जी बिल्कुल, जो कल बीजापुर और सुकमा के सरहदी इलाके है सिलगेर और टेकलगुड़ा में जो माओवादियों ने घात लगा के जो आईडी ब्लास्ट किया था, उस आईडी ब्लास्ट में 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आज इन दोनों शहीद जवानों को कोबरा बटालियन जो 201 है वहां पर अंतिम सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। और जो सीआरपीएफ डीजी सीआरपीएफ काला अधिकारी मौजूद थे, छत्तीसगढ़ डीजीपी थे, और इन दोनों जवानों को उनके गृह ग्राम में भेज दिया गया। दोनों जवान केरल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वही बस्तर आईजी ने कहा कि ये जो घटना माओवादी बौखलाहट में कर रहे थे, क्योंकि माओवादी के सामने अब जवानों के सामने माओवादी टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जल्द ही इलाके में जो शांति लाने के लिए जवान तैयार है और माओवादी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी किया जाएगा। जी
शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो इस तरीके से अब माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। लगातार जो माओवादी हैं वो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं और इसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। आज होगी रायपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक, जहां महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर जल भराव समेत कई एजेंडों पर चर्चा। और इससे पहले 10 जून को हुई थी एमआईसी की बड़ी बैठक। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां आज रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक और संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, एमआईसी की बैठक आज होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम में बैठक जो है करीब दोपहर 12 बजे के आसपास होगी और महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस बैठक में राजधानी रायपुर के विकास से जुड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी। जिस तरह के एजेंडा भी सामने आए हैं, कहा जा रहा है कि स्मार्ट वाटर मीटर से लेकर अब मानसून की भी छत्तीसगढ़ में जो है एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मानसून में लगातार राजधानी रायपुर में जल भराव वाली समस्या जो है वो सामने आती है। ऐसे में जल भराव को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से आगे इस बार जल भराव की समस्या जो है निपटा गया है, क्योंकि नगर निगम हर साल जल भराव की समस्या को लेकर तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन हर बार उनके दावे जो है वो खोखले साबित होते हैं। वहीं इस बार नगर निगम का कहना है कि 70 से 80% तक जल भराव की समस्या राजधानी रायपुर में खत्म कर देगी। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज एमआईसी की बैठक में जो है चर्चा होनी है, समस्याओं का समाधान निकाला यहाँ पर जाएगा। इससे पहले 10 जून को भी एमआईसी की जो है बैठक हुई थी और इस बैठक में भी यही एजेंडे जो है वो सामने आए थे और इस बार फिर इन्हीं एजेंडे को लेकर एक बार फिर एमआईसी की बैठक जो है वो हो रही। बहरहाल ये बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे और क्या कुछ एजेंडे रहे, क्या कुछ समस्याओं का समाधान नगर निगम की इस बैठक के बाद हो रहा है। बिल्कुल, और मौजूदा समय को देखते हुए जिस तरीके से बारिश भी होने जा रही है तनु, और इस दौरान नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी हर बार पोल भी खुल जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक के दौरान इन व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत होने की संभावना। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह की अवस्थाएं जो राजधानी रायपुर में व्याप्त है, इन सभी चीजों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पिछली बार भी जब 10 जून को एमआईसी की बैठक हुई थी तो एक कांग्रेसी पार्षद के द्वारा ही उस दौरान देखने को मिला था कि वो सभागृह के बाहरी धरना प्रदर्शन कर बैठे थे। उनका आरोप था कि एमआईसी की बैठक से कोई समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं निकलता है और महापौर एजाज ढेबर समस्याओं के समाधान से ध्यान ही नहीं देते। बहरहाल इस बार फिर देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरह की समस्याओं का समाधान नगर निगम की बैठक में इसमें होता है। तो साथ ही किन एजेंडों पर चर्चा जो है वो होती है और जिस एजेंडों पर चर्चा होती है वो सच में क्या इस बार जो नगर निगम इस बैठक में जो दावे करेंगे वो पूर्ण साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। यूपी आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से यूपी आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 फरवरी 2024 को यह परीक्षा हुई थी। बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया में पेपर वायरल हो गया था। आरोप के मुताबिक प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से पेपर आउट कराया गया था। कॉलेज में परीक्षा का काम देखने वाले शख्स ने पेपर आउट करा के गैंग को दिया था और इस मामले में कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल की भूमिका की भी जांच हो रही है। जांच में सामने आया कि परीक्षा केंद्र से ही नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर आउट हुआ था। ह्यूमन व टेक्निकल इंटेलिजेंस तथा अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो 10 लाख में डील कर पर्चा लीक किया गया था और ये देखिए जो पूरा मामला है काफी गरमाया था। यूपी आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से यूपी आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौधरी जुड़े। वासु, आरओ एआरओ यूपी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, तार भोपाल से जुड़े हुए हैं।
राजधानी भोपाल में ये पेपर जो है प्रिंट कराया गया था, जिसको एआरओ की परीक्षा में यूपी में स्टूडेंट्स के सामने रखा जाना था, जिस पेपर में तमाम सारे जो क्वेश्चंस थे वो प्रिंटेड थे। इस पूरे मामले को लेकर जो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी थे उनकी मिली भगत सामने आई है। जो सैंपल पेपर होता है प्रिंटिंग के पहले, जिसमें कुछ त्रुटियां भी संभवतः हो जाती हैं, चाहे फिर मिसप्रिंट की बात हो या कुछ मिस्टेक्स की बात हो, उस पर्चे को जो है वो इन लोगों ने छुपा कर रख लिया था और इसी के जरिए जो है वो पूरा पेपर लीक करा गया। और तमाम जो फ्रॉड्स हैं, जो पेपर के नाम पे धांधली करते हैं और पेपरों को बेचने का काम करते हैं, पेपर लीक करने का काम करते हैं, उनके साथ इनकी मिली भगत थी और इस पूरे तरीके से पेपर लीक के ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। यूपी एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जो उनको मुखबिरी तंत्र से जो सूचना मिली थी उसके आधार पर उन्होंने भोपाल से जो पेपर लीक मामले में 6 आरोपी जुड़े हुए हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे तफ्तीश से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आने वाले समय में कई और जो खुलासे वो हो सकते हैं कि ये कब से इस तरीके का काम जो है वो कर रहे थे और इनके साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। बहरहाल जांच अभी बाकी है और कई और तथ्य आने वाले समय में सामने एक और बात समझना चाहेंगे वासु की इतना महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, जो भी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्या किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के लिए चले जाते हैं और अगर जाते हैं तो क्या उनकी सुरक्षा का कोई दावा नहीं होता है? किस तरीके से पेपर लीक हो जाता है? देखिए, ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, आपने बिल्कुल सही बात कही और लाखों स्टूडेंट्स का जो भविष्य है, जो उम्मीदें हैं, और ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके परिवार और उनके आश्रित जन जितने भी रहते हैं उनकी पूरी उम्मीदें इस एक पेपर के साथ जुड़ी हुई होती है। पेपर की वो लंबे समय तक तैयारी करते हैं, अपना समय और अपनी मेहनत देते हैं, उस चीज़ की कोई कीमत नहीं। लेकिन जब इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो साफ तौर पर उन परिवारों के साथ ये सीधा खिलवाड़ होता है। जहाँ तक प्रिंटिंग प्रेस की बात है, कई सारे तय मापदंड होते हैं और जो प्रिंटिंग प्रेस उन मापदंडों पर खरा उतरता है उसे ही प्रिंट जो पेपर है वो प्रिंट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। और निश्चित तौर पर इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसकी गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखने के जो प्रोटोकॉल्स है वो होते हैं, लेकिन जिन लोगों पर भरोसा किया जाता है वही लोग धांधली में शामिल होते हैं, वही लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, इसलिए इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और अब तो ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे नेशनल एजेंसीज की बात हो या स्टेट लेवल्स के एग्जाम की बात हो, लगातार पेपर में धांधली। और ये बहुत हैरानी की बात है कि इतना महत्वपूर्ण पेपर अगर लीक हो रहा है और वो भी बहुत आम लोग इस पेपर को लीक कर देते हैं और इससे एक मोटी रकम भी वसूलते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार ये वहां तक पहुंचे कैसे, इनके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये पूरा एक ग्रुप है, पूरा गैंग है जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है? किस तरीके से जांच हो रही, क्या कोई टीम गठित की गई है इसकी जांच के लिए वासु? बिल्कुल, देखिए एसटीएफ यूपी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है और उनको जो सूचना मिली थी मुखबरी तंत्र के हवाले से और उसी के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इनका कनेक्शन जाहिर तौर पर उन लोगों से रहा होगा जो पेपर को लीक्स कराने का काम करते हैं, एक षड्यंत्र चलाते हैं, एक रैकेट चलाते हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो वाकई में कहा जाए तो बड़े अपराधी और असामाजिक तत्व हैं, उनके साथ इनका सीधा जुड़ाव रहा होगा, तभी ये इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हुए, पेपर लीक के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के प्लान में शामिल हुए। और बहुत बेसिक सी बात इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है कि प्रिंटिंग प्रेस जहां पर पेपर प्रिंट होने का काम होता था, वहां पर जब सैंपल पेपर छप रहा था तो सैंपल पेपर को गायब करने का काम किया गया और वही गायब पेपर जो है वो लीक हो गया और स्टूडेंट्स के पास तक वो पेपर अलग अलग तरीकों से पहुंचाने की कोशिश भी की गई और उसके बदले में बड़ी रकम तो जो है वो ली जाती है। इसलिए इस पूरे इतने बड़े गुनाह को, इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जाता है। एसटीएफ की टीम ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है अब उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े खुलासे होने की अब आशंका बनी हुई है और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इनसे और पूछताछ जारी है। और इंदौर पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, एमपी लोक सेवा आयोग की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एमपीपीएससी परीक्षा के पहले बेचे जा रहे थे पेपर, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर ये पेपर बेचे जा रहे थे। परीक्षा के बाद वायरल पेपर की जांच हुई थी, पेपर में नहीं मिली कुछ भी समानता, पुराने पेपर के जरिए ये नकली पेपर बनाया गया था
और आशंका ये व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि एक बार फिर कोई ना कोई गड़बड़ी की गई है और इसकी वजह से जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद जब एग्जाम हो चुका था उन दोनों को मिलाया गया, उसमें कोई भी समानता नहीं पाई गई है। पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए, नीट एग्जाम को लेकर पहले देश भर में बवाल चल रहा है और इस बीच एमपीपीएससी का एग्जाम रविवार को होना था, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले टेलीग्राम सहित सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग ग्रुप के द्वारा कुछ लोग पेपर बेच रहे थे और दावा कर रहे थे कि उनके पास एमपीपीएससी का ओरिजिनल पेपर है और उस पेपर की कीमत थी 2500 रुपए। पहले पेमेंट करना था, उसका पेपर डायरेक्टली आपके कॉन्टेक्ट नंबर में भेज दिया जाएगा। इस तरीके के बाद उसमें लिखी थी, पूरा मामला लोकसभा आयोग के संज्ञान पहुंचा पुलिस और लोकसभा आयोग ने कहा कि पेपर जो है लीक बिल्कुल नहीं हुए हैं, पेपर जो है वो सुरक्षित है और एग्जाम तय समय के अनुसार ही होंगे और जो जो सेंटर बनाया गया वहां पे परीक्षा होंगे। कोई भ्रामक खबरें फैला रहा है, कोई भ्रामक जानकारियां, इस तरीके की जो बात सामने आ रही है, लोग ठगी का प्रयास कर रहे हैं। ये ठगने के अलावा कुछ भी नहीं है, एक सीधा एक फ्रॉड है। इस पूरे मामले की जांच की बात कही गई थी, लेकिन कल जब 1100 पदों के लिए एमपीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ, 2 अलग अलग सत्रों में हुआ, सबसे खास बात है इंदौर के अंदर 81% और पूरे प्रदेश भर की बात की जाए 70% से ज्यादा छात्र इस पूरे एग्जाम में अभ्यर्थी जो शामिल हुए। एग्जाम होने के बाद जो पेपर लीक की बात कही जा रही थी, जो पेपर वायरल हुआ था, उस पेपर और ओरिजिनल पेपर का मिलान किया गया जो पूरी तरीके से बिल्कुल अलग था। यानी जो पिछले कई साल के जो पेपर थे उनमें से कई सारे क्वेश्चन को निकालकर एक गेस पेपर बनाया गया था और जिसे ओरिजिनल पेपर बनाकर बेचा जा रहा था 2500 रुपए में। पूरे मामले में लोकसभा आयोग ने संयुक्त थाने में शिकायत की, इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो अलग अलग ग्रुप बनाए थे गए थे, उन ग्रुपों के नाम के साथ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहुत जल्द पुलिस पूरे मामले में जांच के गिरफ्तारी की बात कर रही है और लोकसभा आयोग ने कहा एमपीपीएससी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया और लोकसभा आयोग की तरफ से इसकी शिकायत पूरे मामले में थाने में कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से अब इस पूरे मामले की शिकायत थाने में कर दी गई है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने का दावा पुलिस कर रही है। बलरामपुर की जीवनदायिनी कनहर नदी में कई महीनों के बाद पानी आया है। नदी के सूख जाने की वजह से शहरवासियों के सामने जल संकट गहरा गया था। नदी में पानी आने से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। रामानुजगंज के करीब 25,000 लोग इसी कनहर नदी पर निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर है जीवनदायिनी कनहर नदी बहती है और अब नदी सूखने की वजह से जल संकट इलाके में मंडरा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जब अच्छा खासा पानी होता है तो ये पूरी नदी भर जाती है पानी से, लेकिन अब ये जीवनदायिनी नदी सूख चुकी है। पेंड्रा में प्री मानसून की बारिश के साथ ही लोगों ने जुताई बुवाई शुरू कर दी है। पूजा पाठ कर खेतों में हल चलने लगे हैं। मौसम विभाग ने अब कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मानसून में देरी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश में देरी से फसल को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि खेती बाड़ी शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग ने कुछ दिन मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। और बारिश में देरी से किसान परेशान हैं क्योंकि जहां जहां बारिश हुई है वहां पर किसानों ने जुताई बुवाई शुरू कर दी है, पूजा पाठ कर खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया है और मानसून की देरी से किसानों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने कभी साइकिल चलाई है? अगर चलाई है तो कितनी दूरी तय की है? साइकिल से 100 किलोमीटर दूर जाने की को अगर कोई कह दे तो शायद आप मना कर देंगे, लेकिन गुजरात की एक बेटी साइकिल से लंदन जा रही है। निशा नाम की लड़की साइकिल से 13,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। ये रिपोर्ट देखिए। जमाना रफ्तार का है और घर के बाजू में मौजूद किराना दुकान पर भी लोग आजकल मोटर गाड़ी से ही जाते हैं। लोगों को न तो पेट्रोल की फिक्र है और न ही पर्यावरण की, लेकिन कई लोग आज भी साइकिल की सवारी करते हैं। गुजरात के वडोदरा की बेटी निशा कुमारी को भी साइकिल से ही प्यार है और इतना प्यार है कि ये वो कमाल करने वाली हैं जो आपको हैरान कर देगा। साइकिल भले ही एक शानदार सवारी है, लेकिन ये मोटर से नहीं पैडल से चलती है। साइकिल से लंबी दूरी तय करने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन निशा अपनी साइकिल से उस सफर पर निकली हैं जिसे तय करने में जहाज को भी
घंटों लग जाते हैं। निशा साइकिल से लंदन जा रही हैं। इंडिया टू इंग्लैंड साइकिल से सफर पर निकली है। अब लंदन कोई पड़ोस का मोहल्ला तो नहीं कि फौरन पहुंच जाएं। निशा को भी इस सफर में 200 दिन लगेंगे। 13,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर निशा एशिया और यूरोप के कई देशों से गुजरते हुए लंदन पहुंचेंगी। निशा की ये साइकिल यात्रा 17 देशों को पार करेगी। अपनी इस जर्नी को लेकर निशा जोश में है। महीने का सफ़र है, 15,000 से ऊपर किलोमीटर तय करने हैं और मुश्किल है तो अभी कुछ थोड़ी बहुत जो पता है वो ऐसे है कि जैसे उज़्बेकिस्तान है, वहाँ का जो मौसम है सुबह शाम वहाँ पे बहुत ठंडा होता है और दिन में बहुत ज़्यादा मतलब 45-48 डिग्री टेम्परेचर होता है और सुबह शाम 10-12 डिग्री टेम्परेचर होता है। निशा का साइकिल से लंदन जाना अगर आपको बड़ी चुनौती लग रहा है तो ये भी जान लीजिए कि निशा लंदन यात्रा से बड़ी चुनौती भी पार कर चुकी हैं। निशा माउंट एवरेस्ट भी फतह कर चुकी हैं और अब एक नया कीर्तिमान अपने नाम करने के लक्ष्य पर हैं। इस दौरान निशा के कोच उनका साथ देंगे। નિશાએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ 2023માં ક્લિયર કર્યું છે, સબમિટ કર્યું છે અને ઇન્ડિયન ફ્લેગ ત્યાં આગળ જે તે લહેરાઈ અને આપણું વડોદરાનું અને ઇન્ડિયાનું નામ ગૌરવ કર્યું છે। लंदन तो कई लोग जाते हैं, कई लोग साइकिल भी चलाते हैं, लेकिन साइकिल से लंदन जाने की हिम्मत निशा जैसी बेटियां ही कर सकती हैं। इनकी हिम्मत के आगे हर चुनौती छोटी है। ऐसी बेटियों पर देश को नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनटीए को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कई सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है, एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है और ऐसे में इसके अध्यक्ष पीके जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि वह चुपचाप प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में कुलपतियों और निर्देशकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित करा रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिया था और आज वह प्रतिष्ठित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार। क्या पीके जोशी को कई पेपर लीक प्रकरणों में चल रही जांच के दौरान ऐसे किसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने की अनुमति दी जानी चाहिए? ये सवाल किया है पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से। तो पीके जोशी के खिलाफ पेपर लीक मामले में जांच चल रही है और दूसरी तरफ वो बड़े बड़े शैक्षणिक जो विद्यालय हैं वहां पर साक्षात्कार ले रहे हैं और इस चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने की अनुमति दिए जाने को लेकर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर सवाल किया है कि क्या उन्हें ये अनुमति है कि जांच के दायरे में रहने के बाद वो इस तरीके से साक्षात्कार ले रहे हैं। एनटीए के चेयरमैन पीके जोशी के खिलाफ अभी जांच चल रही है और आप देखेंगे कि जब पेपर लीक मामला हुआ था उसके खिलाफ काफी उपद्रव हुआ था, हंगामा हुआ था और अब कुलपति के चयन का हिस्सा आखिरकार पीके जोशी क्यों बने हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एनटीए चेयरमैन पीके जोशी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन के दौरान काफी पुलिस से झड़प भी हुई थी और अब जांच के दायरे में रहने के बावजूद वे लगातार साक्षात्कार ले रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब काफी हंगामा बरपा था और एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही थी, रिजाइन लिए जाने की मांग की जा रही थी। दमोह जिले के फतेहपुर अजब धाम मंदिर प्रबंधन से लाखों की ठगी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों के पास से 3,27,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों ने राजस्थान का मार्बल व्यवसायी बनकर मंदिर प्रबंधन से लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने करीब 2 साल पुराने मामले का अब खुलासा किया है। दोनों आरोपी पिता पुत्र टीकमगढ़ से गिरफ्तार किए गए हैं। जिन्होंने अपने जुर्म स्वीकार किया
जयदेव प्रसाद से 1,65,000 रुपये और उनके लड़के टिंकू शर्मा से 1,62,000 रुपये, कुल 3,27,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।